हेलो गाइस व्हाट्सएप। तो अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक का नाम है आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन एक्ट। लेकिन हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। जी हाँ, JIGL जुरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज एंड ECL इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2020 के लिए आर्बिट्रेशन के जो रेलेवेंट अमेंडमेंट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे अमेंडमेंट्स जो आर्बिट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं, वो सारे के सारे अमेंडमेंट आपको क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट की कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट आया। ANC आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 2019 की वजह से 2015 में ही पहले अमेंडमेंट आ गए थे, उनकी बात भी हम पहले कर चुके हैं पुराने वीडियोस में, लेकिन अब हम इसमें सिर्फ 2019 का जो एक्ट आया था उसके जो अमेंडमेंट्स हैं जो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं उन अमेंडमेंट्स की बात हम लोग करने वाले हैं। तो फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है, देखो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो सेक्शन 2 में अमेंडमेंट आया है आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन एक्ट के सेक्शन 2 में, जहां सेक्शन 2 में देयर इज एन वन इंसर्शन, एक और डेफिनेशन जो है वो इंसर्ट हुई है, और वो डेफिनेशन इंसर्ट हुई है आफ्टर क्लॉज C। मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 उसमें जो क्लॉज C है, क्लॉज C के बाद में देयर इज वन मोर डेफिनेशन विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, और वो डेफिनेशन है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन की। नाम अच्छे से देखना, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। ये डेफिनेशन आपको आगे बहुत काम आने वाली है क्योंकि आर्बिट्रेशन में अब इस डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वेल, arbitral institution means an arbitral institution designated by the Supreme Court or a High Court under the Act। ये है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन जो ऐड हुई है, इंसर्शन की फॉर्म में नई डेफिनेशन आई है। तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन जो दिल्ली में है वो इसका एक एग्जांपल है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन का वो एक एग्जांपल है। अब सिंगापुर में अगर आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, वो भी इसका एग्जांपल हो गया, लेकिन वो इंडिया से बाहर है। आई नो दैट। इंडिया मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, जहां आर्बिट्रेशन के मैटर्स रेफर हो सकते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आफ्टर क्लॉज H सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज H के बाद में नई जो डेफिनेशंस इंसर्ट हुई हैं, एक तो इंसर्ट हुई है प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है। सो प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो ये रूल्स एंड दूसरी जो वर्ड है यहाँ पे रेगुलेशन। रेगुलेशन ये किसके लिए है? ये आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए है। किसके लिए है? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, सेक्शन 43 में इसको डिस्कस कर लेंगे। ये सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 का ये है कि जो एक अलग से अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई है। देखो, जो आर्बिट्रेशन एक्ट पहले था, मतलब मैं अगर बात करूँ प्रिंसिपल एक्ट की जो 1996 में आया था, 2015 में जो अमेंडमेंट आए, तब भी ना एक अलग से कोई अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन जब से 2019 का एक्ट आया तो 2019 के एक्ट ने एक प्रोविजन, एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया, और वो प्रोविजन है कौन सा? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एक अलग से एक अलग अथॉरिटी होगी, अलग से एक बॉडी होगी जो इंडिया में जितने भी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मैनेज करेगी। तो सिंगापुर में जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है, मैं बोल दूं मलेशिया में जो है आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लंदन में हैं, उनको मैनेज करने का काम नहीं है, बिकॉज वो फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में कवर हो गए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इंडिया में जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब आपको ये समझना होगा कि आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जिसके लिए गवर्नमेंट ने अभी ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं 2020 में, अभी तक उसका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इट इज स्टिल इन प्रोसेस। मे बी कोविड की वजह से गवर्नमेंट उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, लेकिन आने वाले दिनों में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हमारे सामने होगी। तो इंडिया में जितने भी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस होंगे, इनफैक्ट जो आर्बिट्रेटर्स होंगे, उन सबको गवर्न करने का राइट किसके पास में होगा? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में होगा, और इसी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, और उसको फिर रेगुलेशन बनाने की अथॉरिटी गवर्नमेंट दे देगी। ये सारी बातें हम आगे देख लेंगे। नाउ तो ये समझ में आ गया आपको। नाउ अगली जो अमेंडमेंट आई है वो अमेंडमेंट आई है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 में क्या अमेंडमेंट आई है ये देखो।
सेक्शन 11 की जो अमेंडमेंट है यहाँ पे, वो अमेंडमेंट सबसे पहले, अमेंडमेंट को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन 11 किस बारे में है। तो सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन एक्ट इज अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। मैं अमेंडमेंट जो आपको बता रहा हूँ तो मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है आपने, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपको इन अमेंडमेंट्स को समझने में कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके बेसिक्स जो हैं वो प्रॉपर क्लियर हैं, राइट। तो अमेंडमेंट क्या आया है? अमेंडमेंट देखो, जो सेक्शन 11 है उसका जो सब सेक्शन 3 है उसमें एक नया इंसर्शन आया है। तो ये इंसर्शन के नेचर की अमेंडमेंट है और इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को ये पावर होगा, क्या पावर होगा? डेजिग्नेट करने का आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। तो उनके पास एक अथॉरिटी दे दी गई है नई कि वो डेजिग्नेट कर सकते हैं आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को। और वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस कौन से होंगे? ये वो इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनकी ग्रेडिंग कौन करेगा? ग्रेडिंग। तो यहां पे लिखा हुआ है देखो, ग्रेडेड बाय द काउंसिल। ग्रेडेड बाय द काउंसिल का मतलब आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 43I। तो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके पास अथॉरिटी होगी कि वो क्या करें? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस की ग्रेडिंग कर दें। तो जब भी कोई कमर्शियल नेचर का डिस्प्यूट होगा, वो डिस्प्यूट किसके पास में जाएगा? वो ऑब्वियसली आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस के पास में जाएगा। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस दोनों पार्टी से एक फीस चार्ज करेंगे, आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करेंगे, ट्राइब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद उस मैटर का रेजोल्यूशन होगा। तो यहां एक जो पावर दे दी गई है, देखो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को ये पावर दे दी गई है कि वो डेजिग्नेट कर सकते हैं आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को। ये वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जिनकी ग्रेडिंग कौन करेगा? जिनकी ग्रेडिंग करेगी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ग्रेडिंग कैसे होती है? मतलब ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ये ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां देखो, मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, यहां क्राइटेरिया देखो, क्राइटेरिया इज इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एंड कैलिबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, परफॉर्मेंस एंड कंप्लाइंस ऑफ टाइम लिमिट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशंस। तो इनके बेसिस पे जो हमारी जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है वो क्या करेगी? आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस की ग्रेडिंग करेगी, ठीक है। ग्रेडिंग कर दी और फिर उसके बाद, ग्रेडिंग के बाद मैंने बता दिया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को ये पावर होगी कि वो डेजिग्नेट कर सकते हैं आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैटर आया है जिसमें आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट होना है, हाई कोर्ट के पास कोई मैटर आया है जिसमें आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट होना है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैसे उस मैटर को अलोकेट करेंगे? तो उनकी कन्वीनियंस के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया है दैट दे कैन डेजिग्नेट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, वो डेजिग्नेट कर सकते हैं। हाई कोर्ट के पास इस बात का भी जुरिस्डिक्शन होगा। जितने भी इंडिया में हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट्स हम मान ले, इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो उनके पास में क्या होगा? उनके पास जुरिस्डिक्शन होगा कि अगर उनके जुरिस्डिक्शन में कोई ग्रेडेड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इंडिया में आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो गिनती के हैं इंडिया में आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर किसी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कोई आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस जो है वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी ग्रेडिंग किसने करी है? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने। तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ सच हाई कोर्ट, लेट्स से चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट और वी कैन से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, वो क्या कर सकते हैं? उनके पास देयर वुड बी ए पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। उनके पास एक लिस्ट होगी जिसमें कि पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स होंगे और उसमें से वो एक पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर को चूज कर सकते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये सेक्शन 11 में अमेंडमेंट आया है। ये सेक्शन 11 का अमेंडमेंट इंसर्शन की फॉर्म में किस तरीके से है ये आपके सामने है। और ये बात ध्यान रखना, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन अलग होता है और आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अलग है। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का काम ही है सारे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करना, वो उनको रेगुलेट करना। उनको रेगुलेट करने की जो पूरी अथॉरिटी है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के पास में ही रहेगी। फिर मैं आगे चलता हूं और अब मैं बात करता हूं अगला अमेंडमेंट क्या आया है। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट जो यहाँ पे आया है वो अमेंडमेंट आया है सेक्शन 17 में अमेंडमेंट आया है। तो आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट में अमेंडमेंट है सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 किस बारे में है? सेक्शन 17 इज अबाउट इंटरिम मेजर्स ऑर्डर्ड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ठीक है।
तो ये इंटरिम मेजर का क्वेश्चन है, जैसे कि गार्जियन को अपॉइंट करना, किसी माइनर के लिए गार्जियन को अपॉइंट करना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरिम मेजर। या मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसे पेरिशेबल गुड्स हैं उनको सेल कर देना, वो भी एक तरीके से इंटरिम मेजर में आ गया। इंटरिम मेजर के बारे में मैंने सेक्शन 17 में अच्छे से पढ़ाया है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। सेक्शन 9 में भी हम इंटरिम मेजर के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ हम सेक्शन 17 में भी पढ़ रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, वो मैं अपनी लेक्चर्स में डिस्कस करता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। नाउ क्या अमेंडमेंट है, यहाँ जो अमेंडमेंट आया है वो बेसिकली ये आपके सामने है। आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया है, सर्टेन पार्ट ऑफ सेक्शन 17 को ऑमिट कर दिया है, ठीक है, मतलब हटा दिया है, वो अब एप्लीकेबल नहीं रहा। तो सेक्शन 17 सब सेक्शन में जो लिखा हुआ था, ए पार्टी में ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स और out any time after the making of the arbitral award, but before it is enforced in accordance with section 17 with section 36 apply to the arbitral tribunal, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है ना, ए पार्टी में ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, और एट एनी टाइम, तो ये जो लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे एट है, ठीक है, और एट एनी टाइम अप्लाई टू द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये अब ऑमिट हो चुका है। नाउ दिस इज ऑमिटेड, मतलब ये डिलीट हो चुका है, अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। सो दिस सेक्शन इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है। ए पार्टी में ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग ऑफ द अवार्ड बट बिफोर इट इज एनफोर्स्ड, वो क्या कर सकती है, बिफोर इट इज इन्फोर्स इन अकॉर्डिंग सेक्शन 36 अप्लाई टू द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास में जा सकती है, किसके लिए, इंटरिम मेजर के लिए। लेकिन इस वाले पार्ट को रिमूव कर दिया है, ये सेक्शन 17 का अमेंडमेंट है, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा पीछे आते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 23। सेक्शन 23 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट 1986, यहाँ क्या अमेंडमेंट हुआ है इसको जान लेते हैं। देखो सेक्शन 23 पहले बता दूं मैं आपको किस बारे में है। सेक्शन 23 इज अबाउट स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंसेस। जो दोनों पार्टीज आर्बिट्रेशन में गई है ना, वो अपने अपने क्लेम्स देंगी, अपने अपने डिफेंसेस रखेंगी। एक पार्टी ने क्लेम किया है, दूसरी पार्टी उस क्लेम को डिफेंड करने के लिए अपने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो ट्राइब्यूनल के सामने प्रेजेंट करेंगी। तो यहाँ पे ना एक सब सेक्शन 4 इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 23 में एक सब सेक्शन 4 इंसर्ट हुआ है, ये सेक्शन 23 में चेंज हुआ है। और ये अमेंडमेंट कहता है द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months। तो यहाँ पे एक टाइम लिमिट डाल दी गई है कि जो भी स्टेटमेंट होगा क्लेम का, डिफेंसेस का, वो कितने में कंप्लीट होगा, 6 months में कंप्लीट होगा। और 6 months कहाँ से काउंट करेंगे, फ्रॉम द डेट द आर्बिट्रेटर और ऑल द आर्बिट्रेटर्स एज द केस में बी रिसीव्ड नोटिस इन राइटिंग ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। तो जिस दिन आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट का नोटिस मिला आर्बिट्रेटर्स को, वहां से 6 months के अंदर पार्टीज को क्या करना है, अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस को देना है। इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को ज़्यादा एक्सपीडिटियस बनाया जा सके, राइट, सो दैट द प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड एज फास्ट एज पॉसिबल। तो ऐसा करने के लिए राइट, तो जितना कम टाइम में हम इसको कंप्लीट कर सकें, ऐसा करने के लिए इस प्रोसेस को यहाँ पे, इस टाइम लिमिट को बेसिकली यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। टाइम लिमिट कितनी है, 6 months टाइम लिमिट है। तो दिस इज द अमेंडमेंट नंबर 4 जो आपको ध्यान में रखनी है। अमेंडमेंट नंबर 4 आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई है, ठीक है। ये सेक्शन 23 का अमेंडमेंट है, अच्छे से देख लो। उसके बाद बात कर रहा हूँ अमेंडमेंट किसकी, अमेंडमेंट नंबर 5 जो कि अमेंडमेंट है किसकी, सेक्शन 29 की, ठीक है। सेक्शन 29, यहां पे हम क्या बात करेंगे, हियर विल टॉक अबाउट टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड्स, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और साथ ही साथ 29 जो है वो बात करता है डिसीजन मेकिंग बाय द पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ठीक है। ये जो सेक्शन 29 है, इस सेक्शन 29 में देखो 2 बार अमेंडमेंट हुआ, 2 बार। एक बार ये सेक्शन 29 अमेंड हुआ था आर्बिट्रेशन कंसाइलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में, और उसके बाद ये दोबारा अमेंड हुआ है आर्बिट्रेशन कंसाइलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की वजह से, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि 2015 वाले अमेंडमेंट में क्या हुआ था। 2015 वाले अमेंडमेंट में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कि जो आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अगर आर्बिट्रेटर्स ऐसा नहीं कर पाते तो इन सम सिचुएशन, अगर कोई जस्टिफिएबल रीजन है तो ऐसा नहीं होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, तो उसमें से उस केस में उनकी फीस में से भी डिडक्शन हो सकता है। देयर फीस कैन बी डिडक्टेड। तो ये 2015 में अमेंडमेंट आया था कि आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में कंप्लीट होना चाहिए। टाइम लिमिट भी आपको मैं अभी दिखा रहा हूं, और अगर ऐसा नहीं किया तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनकी जो फीस है आर्बिट्रेशन की वो डिडक्शन हो सकता है। और साथ में इंसेंटिव का भी कॉन्सेप्ट वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था कि एक टाइम लिमिट में हो गया तो फिर इंसेंटिव भी मिलेगा। 2019 में जो अमेंडमेंट आया उस अमेंडमेंट ने ये कह दिया कि अगर आर्बिट्रेटर की आप फीस को डिडक्शन करोगे तो पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। आर्बिट्रेटर शुड ऑल्सो गेट ए चांस टू प्रेजेंट हिज साइड अगर उसकी फीस रिडक्शन हो रही है। खैर एनीवेज जो भी चेंजेस हैं उसको अभी हम देख लेते हैं। ये देखो क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 टेबल्स बना दी। पर्पस मेरा ये था कि मैं आपको 2015 और 2019 दोनों का अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली मैं कंपेयर कर दूं। तो ये जो हाईलाइटेड लाइंस आप देख रहे हो, जो अंडरलाइन यहाँ पे मैंने कर रखा है बेसिकली, जिसको मैंने बोल्ड कर रखा है, ये चेंजेस हैं। तो चेंज क्या है पहला ही देखो, सेक्शन 29 सब सेक्शन 1, द अवार्ड शैल बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एंटर्स अपॉन द रेफरेंस। ठीक है, अब यहां पे चेंजेस क्या किए हैं ये देखो। द अवार्ड इन मैटर्स अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन shall be made by the arbitral tribunal within a period of 12 months from the date of completion of pleading under subsection 4 of section 23। तो यहां पे आपने देखा कि जो टाइम लिमिट ली गई है, जो टाइम लिमिट कैलकुलेशन किया जा रहा है, वो टाइम लिमिट कैलकुलेट करने का पूरा जो तरीका था, जो वे था, जो मेथड था, उसको चेंज कर दिया है। पहले टाइम लिमिट क्या थी ये देखो, 12 months from the date of arbitral tribunal enters upon the reference। और अब क्या कर दिया है, अब ये बोल दिया है कि हम 12 months कहाँ से काउंट करेंगे, from the date of completion of pleadings under subsection 4 of section 23। तो सेक्शन 23 का यहाँ पे रेफरेंस लिया है, ये यहाँ पे चेंज आया है कि 12 months हम कहाँ से काउंट करेंगे। ओके, इसी सेक्शन 29 में एक और अमेंडमेंट है, if the award is made within a period of 6 months from the date of arbitral tribunal enters upon reference, the arbitral tribunal shall be entitled to receive such amount of additional fees as the parties may agree। जो मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि पार्टीज को बेसिकली यहाँ पे एक रिवॉर्ड मिल रहा है, पार्टीज बेसिकली रिवॉर्ड दे रही हैं। आई एम सॉरी, पार्टीज को अवार्ड नहीं मिल रहा, रिवॉर्ड जो है वो तो ट्राइब्यूनल को मिल रहा है। अगर उन्होंने क्या कर दिया, अगर अवार्ड दे दिया विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एंटर्स अपॉन रेफरेंस। ये जो सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 आप पढ़ रहे हैं, ये 2015 वाले अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन ठीक है, अब देखो 2019 वाला प्रोविजन क्या कहता है, अवार्ड इन द मैटर ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मे बी मेड एज एक्सपीडिटियसली एज पॉसिबल। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के लिए क्लियरली हमने क्या बोल दिया है, ये देखो, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के लिए क्लियरली कह दिया कि वो तो कंप्लीट होना चाहिए। कितना टाइम लिमिट में, टाइम लिमिट हमने उसके लिए बोल दी 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 23। यहाँ बोल दिया अवार्ड इन द मैटर ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मे बी मेड एज एक्सपीडिटियसली एज पॉसिबल। और ऐसे एफर्ट्स होने चाहिए कि उसको आप उस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दो विद इन ए पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 23। तो ये 2019 के अमेंडमेंट यहाँ आपके सामने मैंने आपको बता दिया। 15 और 19 के अमेंडमेंट का मैंने यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया। किसमें कंपैरिजन किया ये मैंने, ये पूरा का पूरा जो कंपैरिजन किया है ये मैंने 15 और 19 वाले कंपैरिजन आपके सामने है। तो यहाँ आप इसको क्लियरली देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या अमेंडमेंट है। डोमेस्टिक के लिए 12 months का टाइम है, 12 months में देना ही होगा।
और इंटरनेशनल के लिए कितना है 12 मंथ्स में, अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मैटर है। आई होप कि आपको पता है कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है। मैंने लेक्चर्स में मैंने अच्छे से पढ़ाया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सेक्शन 34 में क्या अमेंडमेंट आए हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 34। तो सेक्शन 34 का जो अमेंडमेंट है, सेक्शन 34 किस बारे में है? दिस इज फॉर एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। ट्राइब्यूनल ने अवार्ड दे दिया है, अब आप उस अवार्ड को चैलेंज कर रहे हो, ठीक है? तो अवार्ड को चैलेंज करना इज लाइक सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। मतलब आप ये चाहते हो कि जो भी अवार्ड दिया गया है उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, उस अवार्ड का एनफोर्समेंट ना हो। तो उसका एनफोर्समेंट ना हो उसके लिए क्या होगा? सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। अवार्ड मीन्स जजमेंट गिवन बाय द ट्राइब्यूनल, राइट? सो इसमें क्या अमेंडमेंट आया है ये अभी देखते हैं। सो अमेंडमेंट यहाँ पे क्या है? एप्लीकेशन जो दी जाएगी सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड के लिए, तो यहाँ मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि क्या प्रोविजन था बिफोर अमेंडमेंट और क्या प्रोविजन है आफ्टर अमेंडमेंट, ठीक है? तो ये देखो, प्रोविजन बिफोर अमेंडमेंट आपके सामने है। एन आर्बिट्रल अवार्ड मे बी सेट असाइड बाय द कोर्ट ओनली इफ द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन furnishes proof that ये लाइन आपको दिख रही है ना, इसी लाइन में चेंज आया है। हाँ, यही लाइन चेंज हुई है और इतनी सी लाइन चेंज करने से ना बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ गया। वो इंपैक्ट कैसे पड़ा अभी उसकी हम बात कर लेते हैं। अब आफ्टर अमेंडमेंट क्या हुआ है? एन आर्बिट्रल अवार्ड मे बी सेट असाइड बाय द कोर्ट ओनली इफ द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन स्टैब्लिशेस दैट। यहां पे मैंने क्या लिखा है देखो, स्टैब्लिश्ड या स्टैब्लिशेस दैट, ठीक है? तो ये दोनों में फर्क क्या आया? फर्निश प्रूफ कर दे या लिखा हुआ है ना फर्निशेस प्रूफ दैट, मतलब वो दे दे, ग्राउंड दे दे सेटिंग असाइड के लिए। पार्टी की इनकैपेसिटी थी या इक्वालिटी को फॉलो नहीं किया ट्राइब्यूनल ने, या जो भी रीजन था पार्टी ने वो बता दिया। लेकिन देखो दोनों में डिफरेंस यहां पे ये आया है कि जब आप किसी अवार्ड को चैलेंज करोगे ना, तो पहले तो ये था कि आप सिर्फ ऐसे एविडेंस रख दो, आप ऐसे एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट कर दो, जैसे हमारे पास इस बात के एविडेंसेस हैं कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो सही नहीं है एंड इट शुड बी सेट असाइड। लेकिन अब क्या कहा? स्टैब्लिश। तो प्रूफ देना और स्टैब्लिश करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। प्रूफ देना और स्टैब्लिश करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब स्टैब्लिश वाले में क्या हो गया यहां पे, अब आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रूव दिस फर्स्ट, यू हैव टू प्रूव दिस। आप कोर्ट में जाके ये बात प्रूव कर दो कि ऐसे डिसाइड होना चाहिए बिकॉज देयर आर सम ग्राउंड्स, तो उन ग्राउंड्स को पहले आपको साबित करना पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा। और पहले क्या था? सिर्फ आप ऐसे एविडेंस ले आओ। वो एविडेंस प्रूव हो प्रूव ना हो वो मतलब बात की बात है। तो पहला एक स्टेज अलग से यहां पे क्रिएट हो गई है कि आपको पहले ये बात साबित करनी पड़ेगी कि सर यहां पे जो आर्बिट्रल अवार्ड मिला है इसको सेट असाइड करना चाहिए क्योंकि हमारे पास इसके वैलिड ग्राउंड्स हैं। तो आपके पास जो ग्राउंड्स हैं उन ग्राउंड्स को आप प्रूव कर दो विदाउट एनी रीजनेबल डाउट, मतलब बियॉन्ड डाउट्स प्रूव कर दो आप इसको, बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर क्या कर सकते हैं? उस अवार्ड को चैलेंज कर सकता है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा, कोर्ट उस राइट एप्लीकेशन को फिर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। आगे मेरी बात समझ में क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है दैट इज अमेंडमेंट नंबर 7। ये अमेंडमेंट किस में है? ये अमेंडमेंट आया है सेक्शन 42। तो सेक्शन 42 विच इज अबाउट जुरिसडिक्शन। तो जुरिसडिक्शन का मतलब होता है ना पावर टू एंटरटेन समथिंग, राइट? सो यहां पे अमेंडमेंट आया है सेक्शन 42 में, और अमेंडमेंट ये आया कि यहां पे इंसर्ट हुआ है सेक्शन 42A एंड 42B। सेक्शन 42 में क्या इंसर्ट हुआ है? सेक्शन 42A एंड 42B इंसर्ट हुआ है। एंड सेक्शन 42A किस बारे में है? दिस इज अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इस बारे में है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन।
अब पढ़ो अच्छे से क्या लिखा हुआ है, क्या नई चीज यहां पे इंसर्ट हुई है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। इसका मतलब ये हुआ इन स्पाइट ऑफ, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब हो गया इन स्पाइट ऑफ किसी दूसरे लॉ में कुछ भी लिखा हो, मतलब कोई और दूसरा लॉ इस बात की परमिशन क्यों ना देता हो, राइट कोई अगर और प्रोसीजर लॉ है, मान लीजिए सीपीसी का एग्जांपल ले लेता हूं कि वो इसकी परमिशन देता है, आईपीसी परमिशन देता है कि इट शुड नॉट बी कॉन्फिडेंशियल, बट आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट ने ये बोल दिया है, आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट ने क्या बोल दिया कि ये जो लॉ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, the arbitrator, the arbitral institution and the parties to the arbitration agreement shall maintain confidentiality। वो पूरे प्रोसेस में कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेंगे, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं दी जाएगी ऑफ ऑल आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, जितने भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स हुई एक्सेप्ट अवार्ड। अवार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन तो अपने आप पब्लिक को मिल ही जाएगी, और इंफॉर्मेशन तब दे सकते हैं वेयर इट इज डिस्क्लोजर इज नेसेसरी, जब उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड हो फॉर द पर्पज ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड। कई बार देखो ऐसा होता है ना कि किसी अवार्ड को इंप्लीमेंट या एनफोर्स करवाने के लिए जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, कोर्ट्स की। तो एनफोर्समेंट के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या कोर्ट हैं, तो उनके पास जाएगा अवार्ड, उनके पास डिटेल्स जाएंगी, तो वहाँ पे अगर चीज़ें रिवील हो रही हैं तो वहाँ पे उसको हम ये नहीं मानेंगे कि वो लॉ का वायोलेशन हुआ है, दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज वायोलेशन ऑफ दिस लॉ। इज इट क्लियर, समझ में आया। फिर देखो सेक्शन 42B जिसने क्या लिखा है, ये भी एक नया जो सेक्शन है वो सब सेक्शन इंसर्ट हुआ, जिसने बोल दिया है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो इसमें एक बेसिकली प्रोटेक्शन दी गई है आर्बिट्रेटर्स को। नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द आर्बिट्रेटर, कोई भी केस या लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगा किसके अगेंस्ट में, आर्बिट्रेटर्स के अगेंस्ट में, फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ, जो गुड फेथ में किया गया है, गुड फेथ में किया गया है, और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट और द रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। इज इट क्लियर। तो यहां पे बेसिकली प्रोटेक्शन दी गई है आर्बिट्रेटर्स को, उन्होंने जो भी किया है एज पर लॉ। अगला अमेंडमेंट दैट इज अमेंडमेंट नंबर 8, इंसर्शन ऑफ न्यू पार्ट। आर्बिट्रेशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बाद एक फर्स्ट ए पार्ट, मतलब 1A पार्ट जो है वो नया इंसर्ट हुआ है। जो इस एक्ट का सेकंड पार्ट है ना, उसमें तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, इंटरनेशनल जो अवार्ड्स हैं उनके इन्फोर्समेंट के बारे में, इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड उसके बारे में लिखा हुआ है पार्ट 2 में, और यू कैन से पार्ट 2 में। तो यहाँ एक पार्ट 1A इंसर्ट हुआ है 2019 वाले अमेंडमेंट से, और जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली अब एक रेगुलेटरी बॉडी होगी जो इंडिया में जितने भी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्न करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसके ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश कर दिए हैं और आने वाले दिनों में जल्दी ही हम इस ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए देखेंगे। इसके साथ साथ इस एक्ट में, आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन एक्ट में, एक नया शेड्यूल इंसर्ट हुआ है एंड दैट इज द 8th शेड्यूल। 7 शेड्यूल्स, 7 शेड्यूल पहले से थे इस एक्ट में, एक नया शेड्यूल इंसर्ट हुआ है और वो है द 8th शेड्यूल। उस 8th शेड्यूल में लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ आर्बिट्रेटर। इसमें आर्बिट्रेटर्स की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ है। CS भी आर्बिट्रेटर बन सकता है। कंपनी सेक्रेटरी कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर। और अगर आपको ये बात चेक करनी है सो यू कैन चेक द आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट। अगर आप नया अमेंडमेंट एक्ट चेक करोगे और उसके अगर आप 8th शेड्यूल में जाओगे तो वहाँ पे क्लियरली गिवन है कि आर्बिट्रेटर कौन कौन बन सकता है। तो उसमें जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है उसमें कंपनी सेक्रेटरी भी एक क्वालिफिकेशन डाल दी गई है कि वो भी आर्बिट्रेटर बन सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट दे हैव सर्टेन एक्सपीरियंस। जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड एक्सपीरियंस है अगर उनके पास में होगा दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर। नाउ साथ में क्या लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है 8th शेड्यूल में जनरल नॉर्म्स एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेटर। जनरल नॉर्म्स कौन कौन से आर्बिट्रेटर के ऊपर एप्लीकेबल हैं। फिर आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में प्रोविजन आ गए हैं। ठीक है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी मुझे लगता है 50% है।
50% आ भी सकता है, 50% नहीं भी आ सकता। ना आने का एक ही मुझे रीज़न लगता है कि ये काउंसिल अभी तक पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होकर काम करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन क्योंकि अमेंडमेंट है इसलिए कुछ नहीं कह सकते, क्या पता इंस्टीट्यूट इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो सेक्शन 43A जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में है, ये आपको पूरा अच्छे से कवर करना है। दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट एस्टैब्लिश ए काउंसिल टू बी नोन एज द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विच विल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट, हेड ऑफिस उसका दिल्ली में होगा एंड बाकी इंडिया में अदर प्लेसेस पे भी दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन एस्टैब्लिश इट्स ऑफिसेस। ठीक है, अब इसे मेंबर्स कौन कौन से होंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक चार्ट मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। सो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस चार्ट कि इसकी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल पहले बात करें, अगर हम चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो CJI से कंसल्ट करके, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके गवर्नमेंट जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन को अपॉइंट करेंगी। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए चेयरपर्सन की, तो क्वालिफिकेशन शुड बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट और जज ऑफ ए हाई कोर्ट और एमिनेंट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज। तो ये क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा कौन होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल की बात करें तो आर्बिट्रेशन में जिसका प्रैक्टिस में जिसका एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। आर्बिट्रेशन में एक्सपीरियंस हो, मेरा मतलब है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। फिर एक एमिनेंट राइट एकेडमिशियंस भी होगा, एकेडमिशियन जो होगा वो भी इसका क्या बन जाएगा, उनको भी इसका मेंबर बना दिया जाएगा। फिर साथ ही साथ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट, वो इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर बनेंगे। तो यहाँ पे एक्स ऑफिसियो का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होगा वो बाय डिफॉल्ट क्योंकि बिकॉज सच पर्सन इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट में, तो वो भी इसके क्या बन जाएंगे, एक्स ऑफिसियो मेंबर बन जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, एक चेयरपर्सन, साथ ही साथ में एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर, उसके बाद एक एमिनेंट एकेडमिशियन होंगे इसके मेंबर, और साथ साथ इसका मेंबर कौन होगा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट, वो इसके एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे। टेन्योर कितना होगा ये मैंने आपको बता दिया है, 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच दे एंटर अपॉन देयर ऑफिस। ठीक है, एक्स ऑफिसियो के लिए ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्स ऑफिसियो के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो वो एक प्रोफाइल को होल्ड कर रहे हैं और इसी वजह से उन्हें ये प्रोफाइल मिली है। तो जो गवर्नमेंट के सेक्रेटरी होंगे लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट में, वो बाय डिफॉल्ट इसके क्या बन गए, बाय डिफॉल्ट इसके मेंबर बन गए। एनीवेज एज कितनी है, 70 years एज है मैक्सिमम चेयरपर्सन के लिए, और मेंबर्स के लिए कितनी है, मेंबर्स के लिए 67 years एज है। दोनों में से जो भी पहले हो, 3 years और 70 years चेयरपर्सन के लिए, एंड मेंबर के लिए 67 years और 3 years विच एवर इज अर्लियर। राइट, इज इट क्लियर, समझ में आया आपको। तो ये हमने अमेंडमेंट देख लिए हैं। अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से अमेंडमेंट हैं आर्बिट्रेशन के जो एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर मैं सिर्फ अमेंडमेंट के हिसाब से बात करूँ तो आर्बिट्रेशन कंसाइलिएशन में आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर आने वाले दिनों में अगर इस अटेम्प्ट में ना आए तो हो सकता है आने वाले अगले अटेम्प्ट में एक डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। तो इसको अच्छे से एक बार आप प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये थे अमेंडमेंट JIGL ECL आर्बिट्रेशन के। राइट, मैं आपसे मिलूंगा अब एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड गुड लक।